हेलो बच्चों। तो आज हम लोग का नया लेक्चर रहने वाला लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 का फिजिक्स जो चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है। लेक्चर आते जा रहे हैं, डेली एक एक लेक्चर अपलोड होता है। कल हम लोग देखे थे क्या, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखे थे ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध देखेंगे। ठीक है ना। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका फिर फील लेंगे, रेजिस्टिविटी का फील देता हूं। फिर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता का, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता का। समझ में आ रहा ना। इन सब का फील देता हूं, इन सब का डेफिनेशन बताता हूं। फिर मोबिलिटी बता देता हूं। मोबिलिटी गतिशीलता, मोबिलिटी म्यू, उसका डेफिनेशन बता देता हूं, फॉर्मूला क्या बनते हैं। तो ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटे छोटे फार्मूले बनने वाले हैं। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इतना सारा हम लोग का रहेगा। और फिर टाइम भी बचता है तो मैं न्यूमेरिकल 3-4 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। तो यहाँ हम लोग का सारा वो डेफिनेशन भी कवर होगा और न्यूमेरिकल के साथ करेंगे तो और एकदम बढ़िया से ओपन हो जाएगा, सब चीजें क्लियर एकदम हो जाएगा। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस भी आएगा न्यूमेरिकल करने के बाद में। तो हम लोग पहले हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस में ही मैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल वो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी का हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी मतलब मेनली उसको बोला जाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होता है, उसको रो से लिखते हैं ना। अभी समझ में आएगा, सब लेक्चर आएगा तो समझ में आएगा। पहले हम लोग हेडिंग लगा देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब देखो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बताओ। तो विद्युत प्रतिरोध एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल मतलब कॉपर है, कंडक्टर है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होता है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जानते हो ना ये चीज है। तो मैं बता रहा हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, मतलब उसका काम क्या है। तो यह एक मटेरियल होता है, यह मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी कॉपर का या किसी कंडक्टर का, सिल्वर का, कुछ भी हो, मतलब उसके अंदर की वो प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको मैं पहले लिख देता हूं। ये एक लाइन का डेफिनेशन है तो इसको इंग्लिश में लिख देता, नहीं तो हिंदी में लिखता ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब समझ में आया कुछ हल्का फुल्का। इसका मतलब ये क्या होगा, देखो ये प्रॉपर्टी किसकी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ यानी यह किसी पदार्थ की विशेषता होती है। कौन सी विशेषता, जो करंट को, धारा को बहने से क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मतलब रोकती है। समझ में आया ना। अरे यार, रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा को बहने से रोकना ना। तो रोकता है वो कितना, रेजिस्टेंस का फील एक्चुअल में क्या है, करंट को फ्लो करने से रोकता है ना रेजिस्टेंस। तो यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। और रेजिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है बी बाई आई, बी बाई आई, बी बाई आई। ये हमेशा ट्रू होता है। यानी अगर जो कोई कंडक्टर हो, देखो एक कंडक्टर में बनाता हूं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देता हूं मैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। तो करंट ऐसे निकलेगी ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब
एक इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा और इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इनका रेशियो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तुम बोलोगे सर जी ये तब क्या होगा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर से, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आई, तो ऐसे बी बराबर आई आर जो होता, तो इसका मतलब क्या? ये भी तो ओम्स लॉ है। ये देखो ये कांस्टेंट के लिए है, ये चीज, ये आर क्या होता है बताओ मुझे? ये आर यहाँ क्या होता है भाई? कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? कांस्टेंट हमेशा रहता है। हाँ, रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदल जाता है ना। यानी रेजिस्टेंस बदलेगा, यानी कम होगा ज्यादा होगा, समझ में आ रहा ना? घटेगा बढ़ेगा। और ये चीज यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर करंट को लोगे, यानी इन दोनों का रेशियो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा ओम्स लॉ हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। और यही रेजिस्टेंस होता है। समझ गए ना? ओम्स लॉ क्या कहता था? देखो इधर देखो, ये चीज ओम्स लॉ में ये कहता, तो ओम्स लॉ ये चीज क्या है बताओ? ये आर कांस्टेंट रहता है, और यहां तुम ये वाला चीज, इसमें देखो आर बराबर बी बाई आई है। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट का टर्म मैंने नाम ही नहीं लिया। समझ में आ रहा ना? हाँ। अच्छा देखो, अब इसका यूनिट वगैरह देख लो, तो इसका यूनिट क्या होता है? यहां से बोल्ट, यानी बोल्ट पर एम्पियर होगा ना, बोल्ट पर एम्पियर। या इसी को क्या बोला जाता है? ओम। इसको क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। ओम बोला जाता है। समझ में आया ना? बोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। इतना कुछ हल्का फुल्का समझ में आया? अच्छा, इतना समझ में आया तो कल का लेक्चर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे किए थे ना, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेता हूँ, फिर रेजिस्टिविटी को आपको समझाता हूँ। प्रतिरोधकता क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोधकता। समझ में आ रहा ना? तो उसको मैं बताता हूँ। ये क्लियर हुआ? अरे भाई, रेजिस्टेंस का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो यहां से आया, रेशियो ऑफ बी एंड आई। ये तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता तब ओम्स लॉ आता है। ये चीज समझ में आ रहा है? और रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है, जानते हो ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसको मैं मिटाऊं? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं उसके बाद। ओके, ये समझ में आया ना? हाँ, तो इसको हिंदी में अगर इसका वो डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? किसी पदार्थ की विशेषता, वह विशेषता जो अपने अंदर से धारा बहने को रोकती है ना, उसके उस पदार्थ के अंदर से धारा बहने को रोकती है, तो वही, वो जो रोक रहा है, वही जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जो रोक रहा है, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आया ना? अच्छा, मैं अब बताता हूँ तुम लोग को रो के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में। कहाँ से आया फॉर्मूला? एक्चुअल में रेजिस्टेंस का तुम लोग देखते होगे, आर बराबर रो एल बाई ए वाला ना, वो कहाँ से आया? ये अब मैं उसको बताता हूँ, सब मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है? आर क्या प्रॉपर्टी है? मटेरियल है ना। अच्छा भाई, तो आर को देखो, आर पहला नंबर, तो हम लोग जो करंट पढ़े थे आई बराबर का, क्या पढ़े थे? वी डी एन ई ए, ये पढ़े थे ना? ठीक। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? वी ई टाउ एवरेज अपान का एम एल। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, इस प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में पूरा डेरिवेशन करवाया हूं इसका ना, ये चीज कहाँ से आया कैसे है, तो उसको लेक्चर देख सकते हैं। बाकी अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आया फॉर्मूला। अब देखो, इसमें बी डी का उठा करके वैल्यू पुट कर दो, तो बी डी का उठा करके इसमें वैल्यू पुट करो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, बी डी का वैल्यू उठा करके इसमें रखो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ मुझे? बी डी टाउ एवरेज बटे एम एल इंटू क्या हो जाएगा? ये यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यानी बी बटे आई हमको बनाना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताता हूँ, आई इंटू एम एल बराबर बी ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू ए। होगा कि नहीं होगा? अभी डिफरेंट टर्म का मैं मीनिंग भी समझाता हूँ, टेंशन ना लो। तो आई को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो बी बटे आई, इसको इधर ले जाएंगे और इन सबको इधर लाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे यार, इसको इधर ले जाओ तो बी बटे आई, और इन सबको इधर ले आओ तो एम एल बटे क्या हो जाएगा? छूटा तो नहीं है? एन।
एन वाला टर्म छूटा तो नहीं यहाँ, एन एन भी था ना, एन भी था ना, अरे एन भी तो होगा, एन ई ए देख लो ना, इसमें बी डी के प्लेस पे ये छापे हो तुम, तो एन भी तो रहेगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू, यही तो होगा। अब देखो इसमें देखो, अच्छा ये चीज, इसको कंपेयर करो किसी, बी बटे आई क्या मैं बताया था, बी बटे आई क्या मैं बताया था, आर ही तो बताया था, बराबर बराबर एल बटे ए, इसको यहां रखो, एल बटे ए। अब किसको मैं छोड़ रहा हूं, ये यही वाला पोर्शन तो बच रहा है, ये वाला, तो इतना क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, रो। आया फॉर्मूला कि नहीं आया। अब देखो ये रो चीज है क्या एक्चुअल में, अब यहां से तुमको फील आएगा रो क्या है, मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो रो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना, किस पे डिपेंड करेगा रो। पहले तो रेजिस्टेंस के बारे में देख लो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा यार, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना। तुम जब मटेरियल बदलोगे तब रेजिस्टेंस बदल नहीं जाएगा, यही तो मैं बताया हूं। हाँ, जब मटेरियल बदलोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रो नहीं बदलता है। रो किस पे रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहां देखो ये लेंथ, ये किस पे डिपेंड करेगा, अब आर तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, एरिया पे, यानी किसी चीज के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और फिर और किस पे डिपेंड करेगा, एरिया लेंथ इन सब पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आने किस पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस है यार, रेजिस्टेंस यहाँ देख लो, यहाँ इसमें सब देखो, रेजिस्टेंस तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी अगर जो तुम कापर का वायर लो और उसको स्ट्रेच करके बढ़ा दो, उसको स्ट्रेच करके बढ़ा दो तो लेंथ बढ़ेगा घटेगा ना, तो लेंथ बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन रजिस्टिविटी नहीं घटेगी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी उसके नेचर पे डिपेंड करती है, अगर जो कापर का है तो उसकी कापर की रेजिस्टिविटी और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर अगर जो दोगे, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो भी रेजिस्टिविटी घट बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना, रेजिस्टेंस ओ सॉरी रेजिस्टेंस तो घटेगा बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी अब, यानी ये किस पे डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड ऑन टेम्परेचर और एंड नेचर पर, तो इसकी क्या प्रकृति, कापर है कि क्या है, एल्यूमिनियम है कि कौन सा चीज है, समझ में आ रहा ना, उस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बाकी आर देखो, आर तुम्हारा यहाँ देखो, आर तुम्हारा सब पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी यहाँ देख लो ना, आर लेंथ पे एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही, डिपेंड करेगा, लेकिन इसके टेम्परेचर और नेचर पर भी डिपेंड करेगी, मतलब टेम्परेचर दे दोगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। समझ में आया एकदम बढ़िया से। हाँ, अच्छा रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी इधर देखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्म वैल्यू कितना आया बताओ, यहाँ से रो कितना आया मुझे बता दो, एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, यही तो आया रेजिस्टिविटी। यानी ये देखो किस पे, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अरे यार ये देखो और ये देखो, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, जब तुम ज्यादा हीट दोगे तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी होंगे। जैसे दो कोलिड, एक कोलाइड, यहाँ एक कर्नल थे, यहाँ एक कर्नल थे, अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो कोलाइड करेंगे, अब इसको हीट दे दोगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं करने लगेंगे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री करने लगेगा, निकालने लगेगा, यानी एन और ये टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी ये दोनों किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे नहीं। तो इस हिसाब से रेजिस्टिविटी तुम्हारा वो टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करती है, और ये चीज आर जो तुम्हारा होता है वो टेम्परेचर नेचर दोनों पे डिपेंड करता है, और लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। इतना बात समझ में आया, रेजिस्टिविटी का मतलब समझ में आया, या इसी का एक नाम और है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसका नाम क्या है, रो का नाम क्या है,
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या नाम है? रेजिस्टिविटी, या इसी का नाम एक और है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका हिंदी क्या होगा रेजिस्टिविटी का? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम रहता है किताबों में? विशिष्ट प्रतिरोध। ये बात समझ में आया? दोनों एक ही बात है, प्रतिरोधकता बोले विशिष्ट प्रतिरोध बोले। अब समझ जाओगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। हाँ, यानी कोई कंडक्टर ले लो, उसका लेंथ बढ़ा दो घटा दो तो उसका ये रेजिस्टिविटी में चेंज होगा नहीं। टेम्परेचर अगर जो चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन उसको बढ़ाओ स्ट्रेच करो वायर, अगर जो कॉपर का ही है तो वही रहने वाला है रेजिस्टिविटी। लेकिन रेजिस्टेंस घटाओगे, खींचोगे, कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है ना, क्योंकि लेंथ एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये क्लियर हो एकदम बढ़िया से बात? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इतना इतना नोट करो। समझ में आया ये ना? तो यहाँ से रो का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। तो रो का वैल्यू यहाँ से, रो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब इसमें देखो, इसमें जो रो का ये वैल्यू था, तो इसका सबका एक एक टर्म समझ लो। ये क्या है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन है ना। ये एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये बताता है। ये ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? टाउ एवरेज, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना। हाँ, तो इसका सबका अलग अलग टर्म था। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का हिंदी क्या होगा मुझे बताओ? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का हिंदी औसत श्रांति काल होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब कहानी इतना था, तो इसको मैं मिटाता हूँ। उसके बाद में अब एक एक हेडिंग है छोटा छोटा, उसको सब बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इसमें हेडिंग क्या लगा लोगे? इसमें हेडिंग यही लगा लोगे, यही वाला यहाँ हेडिंग लगा लोगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। आज इसका फील मिला ना, 10th में तुम लोग बहुत पढ़ते होगे ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला कहाँ से आया, कैसे आया, सब समझ में आया ना। ये रो क्या है, रो बनता कैसे, सब समझ में आया कि किस पे डिपेंड करता है रो। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, रो सब पे डिपेंड करता है। और रो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है, कि मतलब वो किस नेचर का है, मतलब कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का, जिसका होगा उसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो चेंज होता है, समझ गए ना। यानी टेम्परेचर पे भी और इस पर भी। टेम्परेचर पे कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखो टेम्परेचर, जब इसका रो ये वैल्यू निकाल करके दिया, और इसमें तुम टेम्परेचर देखो, जब घटाओगे बढ़ाओगे तो एन इफेक्ट होगा, टाउ नहीं इफेक्ट होगा, तब घटेगा बढ़ेगा वो रेजिस्टिविटी ना। समझ में आया एकदम बढ़िया? ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं अगला हेडिंग लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी ये क्या होता है? विद्युत विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो अब इधर से एक एक लाइन का सब हेडिंग वही डेरिवेशन रहेगा, वो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन वगैरह। तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल क्या बताओ? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका हिंदी क्या होगा मुझे बताओ? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो इसका सिंबल तो पहला नंबर समझ लो क्या होता है? क्या होता है? जी होता है। समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो ये जी बराबर क्या होता है? जी 1/, बताओ, रो होता है 1/, ओ सॉरी, अरे सॉरी 1/r होता है। क्या होता है? 1/r होता है ना। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, गलती हुआ। जी बराबर 1/r होगा, जी बराबर 1/r। अब आर क्या है बताओ? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जानते हो, जिसका यूनिट क्या है? ओम है। तो यहाँ से जी देखो, अब इसका यूनिट, इस कैपिटल जी का यूनिट क्या लिख लोगे? ओम इनवर्स लिख लोगे ना, ओम इनवर्स। समझ में आया? इसमें इतने पूछता है कि, तो इसका डेफिनेशन तुम कैसे लिखोगे? तो डेफिनेशन लिखोगे क्या? देखो, विद्युत प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत क्रम होता है ना, जो
विद्युत चालकता होता है वह विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है ना। देखो यार व्युत्क्रम नहीं 1/r नहीं है। क्लियर हुआ बात? तो यही डेफिनेशन ओम इसका यूनिट पूछ लेगा बस, ज्यादा और क्या। इसको मैं मिटा दूं, चलो एक और डेफिनेशन लिख देता हूं थोड़ा सा। अगला अगला हेडिंग क्या बोलता है, चलो मोबिलिटी का लिख देते हैं। क्या लिख देता हूं, मोबिलिटी। मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का हिंदी क्या होता है, क्या होता है बताओ? गतिशीलता होता है। क्या होता है? गतिशीलता। तो मोबिलिटी का सिंबल पहले बताओ क्या होता है? म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी डी बाई ई होता है। बी डी बाई ई होता है। अब यानी इसका मतलब ये बोला जाएगा कि मोबिलिटी होगा किसी गतिमान आवेश का गतिशीलता जो होता है वो बी डी बाई ई होता है, यानी रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उनके रेशियो को क्या बोला जाता है? मोबिलिटी बोला जाता है, म्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यू बोला जाता है। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी एक फॉर्मूला बन, देखो बना कि नहीं बना? तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो? म्यू बराबर का, पहले इसका यूनिट लिख लो फिर मैं चेंज करता हूँ। यूनिट लिख लो पहले, इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, होगा कि नहीं होगा? बटे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल्ट पर मीटर होता है ना, बोल्ट पर मीटर होता है ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बोल्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक यूनिट और लिखा जाता है, वो यूनिट ई से लिखा जाता है। ई बराबर जैसे एफ बराबर क्यू ई से जो लिखा होता है, एफ बराबर क्यू ई। तो ये अब एफ बराबर क्यू ई से क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम होगा ई का ना यूनिट। अब यहाँ तो मीटर, देखो एक यूनिट में और लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। दोनों किताबों में लिखा रहता तो दोनों लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा? ई का न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर बटे न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड ये भी एक यूनिट होता है। समझ में आ रहा है? ये भी म्यू का एक यूनिट होता है। एक यूनिट ये भी होता है, एक यूनिट ये भी होता है। लिखा होता है किताबों में तो दोनों लिख देते हैं। क्लियर हुआ बात? अच्छा अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, बीडी वाला। बीडी वाला क्या पढ़े थे बताओ? ई के फॉर्म में, ई के फॉर्म में। तो ई के फॉर्म में क्या पढ़े थे? ई टाउ बटे एम, यही तो पढ़े थे। अरे यार ई को रिप्लेस करोगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ई को जब रिप्लेस करोगे तो वोल्ट पर मीटर, ये वाला भी ध्यान आएगा। सिर्फ बीटी का फॉर्मूला अभी मैं लिखा था, भूल गया इतना जल्दी। बी ई टाउ एवरेज बटे एम एल, बटे एम एल। तो बी बटे वोल्ट बी ई टाउ एवरेज बटे एम एल। अब देखो बटे एम एल यानी वोल्ट, बी बाई एल क्या होता था? ई तो होता था। तो यही चीज तो लिखा बी बाई ई के, देखो बी बाई एल के प्लेस पे ई लिख लो। तो ई उसके बाद में टाउ बटे एम, यही तो लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये म्यू बराबर हुआ, और बटे इसके नीचे भी ई था। ई था कि नहीं था? ई मर जाएगा। तो ऐसे म्यू बराबर क्या है बताओ मुझे? ई टाउ एवरेज और बटे एम। क्लियर हुआ बात? ये किताबों में लिखा होता है, ये एवरेज है, इसको लिख दिया। मोबिलिटी का इतना पूछता है, कभी कभी बोल देगा मोबिलिटी गतिशीलता का परिभाषा होता है, तो क्या बोलोगे? अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? म्यू बोला जाता है, गतिशीलता बोला जाता है। समझ में आया ना? अब उसके बाद ये फॉर्मूला, ये यूनिट, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता, मैं करवा देता हूँ भी। ठीक है ना? इतना समझ में आया? फिर अगला टर्म क्या आता है बताओ? एक टर्म और है, इसको नोट करो, फिर मैं अगला वाला बताता हूँ। इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लो। ओके, नोट कर लिए इसको ना? तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं एक और बताता हूँ, एक और डेफिनेशन बताते हैं। इसको मिटाऊं? ठीक है। तो अगला क्या रहने वाला है बताओ? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो उसका सिंबल क्या होता है भाई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में लिखता हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हिंदी क्या होगा? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता।
ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता। तो इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है सिग्मा, और इस सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है 1/ρ, 1/ρ, 1/ρ। समझ में आ रहा है ना? तो 1/ρ, इसका मतलब देखो 1/सिग्मा बराबर 1/ρ। अब इसका रो का यूनिट क्या होता है, तो रो का यूनिट जब मैं वहां लेक्चर बता रहा था, आर बराबर रो एल बाई, जो लिखा था देखो, आर बराबर रो एल बाई, यही ना? अरे यार यही तो रो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, यहाँ से ओम, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर मीटर काट देगा तो मीटर हो जाएगा। यानी रो का यूनिट क्या होगा तुम्हारा, रो का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा ना, तो यहाँ रख लोगे। तो ओम मीटर जब यहाँ रखोगे तो सिग्मा का यूनिट क्या होगा मुझे बताओ, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यही तो होगा इसका यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा देखो, एक फॉर्मूला और होता है रो का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई जे होता है, ये जानते हो ना? जे क्या है, करंट डेंसिटी ने ये पहले लेक्चर में बताया था। हाँ, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ठीक है ना? हाँ, तो अब यहां से देखो, अब इसको उठा करके यहां रख सकते हो तुम, तो यहां से सिग्मा बराबर क्या होगा मुझे बताओ, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको जब रखेंगे तो उलट जाएगा ना, यानी जे बटे क्या हो जाएगा मुझे बताओ, जे बटे ई हो जाएगा। यानी यहां से देख लो, जे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये फॉर्मूला बना। समझ में आया ना? अब तुम्हें एक पर्टिकुलर सबका फॉर्मूला समझ लो, जे बराबर पहले लेक्चर में बताया था क्या होता था, आई बाई ए होता था ना, आई बाई ए होता था, बताया था ना। और ई बराबर क्या होता है, ई बराबर तो बी बाई एल होता है कि नहीं होता है। अब इन दोनों का वैल्यू उठा करके यहां जब रखोगे ना, तब क्या मिल जाएगा तुम्हारा, तब रो मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ किसके, रेजिस्टेंस के ना। तो वो सब चीजें वो तो मैं बता दिया, तो इसलिए यहाँ नहीं रख रहा हूँ। इस सबका पर्टिकुलर फॉर्मूला जाने रहो, जे बराबर का आई बाई ए होता है, ई बराबर का बी बाई एल होता है। समझ में आ रहा है ना? और बाकी ये फॉर्मूला हुआ, ठीक। तो इस पे नोमेरिकल भी बनते हैं, तो नोमेरिकल भी मैं करवाता हूँ अभी, इसको नोट कर लो, नोट करो, मैं तुरंत नोमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है? ओके, तो इसको नोट कर लिए ना? अच्छा, अब ये नोट कर लिए ना? मिटाता हूँ। अब मैं 2-3 नोमेरिकल करवा देता हूँ इन सब पे, मतलब कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, ये सब जितने भी हैं सबका ऐसे निकाला जाए, तो उस पर एक 2-3-4 नोमेरिकल मैं करवा देता हूँ। पहला नंबर, तो देखो नोमेरिकल मैं करवाता हूँ, तो अभी मैं यूपी बोर्ड वाला मतलब हिंदी में करवाता हूँ नोमेरिकल ना। तो हिंदी में जैसे तुम लोग को पढ़ाता हूँ तो हिंदी में रहता है, इसलिए हिंदी में करवाते हैं। बाकी जब टाइम आते जाएगा और बढ़ते जाएगा, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं सीबीएसई का मतलब एकदम इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी करवाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन अभी टाइम कम है, अभी तुम लोग को पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ फिर सीधा डायरेक्ट वही लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो हिंदी में तुम लोग हो तो इसलिए हिंदी में क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है ना? बाकी आगे चल करके ऐसा कुछ चेंज होगा, सेटअप चेंज होगा, तो इंग्लिश में भी रहेगा, सीबीएसई में भी रहेगा इंग्लिश में, ठीक है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन लाया, तो एक क्वेश्चन पहला आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, एक बार पढ़ूंगा और इस क्वेश्चन को मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेंगे, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे मेरा लेक्चर उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं लगाए रहूंगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे लगा रहेगा ये क्वेश्चन क्या, एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है, अब उस कह रहा उसको खींच करके उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई तार है, उसका रेजिस्टेंस देखो, एक कोई वायर है, चलो ठीक है, ये मान लेता हूं कोई वायर है। अब इस वायर को खींच करके देखो, इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है, आर है, तो इसका लेंथ मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ, इसका लेंथ एल है, और इसकी रेजिस्टिविटी कितना मैं मान लेता हूँ, रो है। तो इसी वायर को खींच करके तुम बढ़ा रहे हो ना, तो अच्छा मुझे बताओ, जब खींच करके बढ़ाओगे, 4 गुना कर रहे हो, तो वायर पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार, जब बड़ा होगा तो स्ट्रेच किया जाएगा, जब खींचा जाएगा तो पतला होगा वायर। अच्छा, इसमें जब पतला होगा वायर, तो रजिस्टिविटी मुझे पहले बताओ, रजिस्टिविटी क्या होगा, सेम रहेगा या कि बदलेगा? रजिस्टिविटी सेम रहेगा, वही वायर है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस देखो बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा, तो आर डैश मान लो। इसका लेंथ बोल रहा है कि ओरिजिनल लेंथ का क्या लेंथ हो गया, इसका कई गुना, 4 गुना हो गया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, इसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अभी भाई एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना,
क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो ये चेंज होगा ना। अच्छा ठीक है, तो आर बराबर यहाँ का पहले फार्मूला देख लो। आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तुम ऐसे सवालों में जब वही उसी वायर को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो वॉल्यूम कंजर्व रहता है ना, यानी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। यानी अरे यार, इसका जो वॉल्यूम होगा इसी वायर का, इस वायर का भी तो वही वॉल्यूम होगा। क्यों वही वॉल्यूम होगा? क्योंकि भैया तुम उसी वायर को तो खींच करके बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, कम कर रहे हो, तो वायर सेम रहने, वॉल्यूम सेम रहने वाला है। यानी वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल हो जाएगा। तो वॉल्यूम इनिशियल का क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है? बराबर यहाँ का एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ का एरिया ए डैश है इंटू लेंथ 4L है कि नहीं है? तो यहाँ का ए डैश कितना हो जाएगा मुझे बताओ? ए डैश कितना हो जाएगा? एल एल मर जाएगा, मर जाएगा ना। ए बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? यानी कुछ समझ में आया तुम लोग को? इसका लेंथ 4 गुना बढ़ाए हो तो एरिया 4 गुना घट गया, एरिया 4 गुना घट गया। अब देखो न्यू रेजिस्टेंस जो तुम्हारा आएगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो न्यू रेजिस्टेंस जो तुम्हारा आएगा आर डैश, आर डैश बराबर क्या होगा? रो एल बाई ए। तो एल यहाँ कितना है? 4L है। ए बाई डैश, ए डैश होगा ना। समझ में आ रहा कि बाउंस जा रहा है? 4L बटे ये ए डैश कितना रखोगे? ए बाई 4 यही तो रखोगे। 4 4 ऊपर चला जाएगा, 4 4 ऊपर जाएगा ना, तो यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 4 यानी रो एल बाई ए इंटू 4 16 होगा ना। ये आर डैश है। अब ये वैल्यू देखो कितना तुम्हारा है? आर डैश बराबर आर ही तो था, तो यानी 16 आर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब आसान सवाल होते हैं, हल्का फुल्का 10th में भी इसका सवाल मिल जाता है। देखो इसको एक ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हो तुम। जैसे मैंने क्या, देखो इसको 4 गुना में बढ़ाया हूं ना इसके लेंथ को, तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ गया। इसका मतलब एरिया भी तो देखो 4 गुना घटा है, तो इसका एरिया 4 गुना घटा जी, यहाँ जब रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? या ऐसे ट्रिक याद करे रहो कि जो आर डैश होता है, न्यू रेजिस्टेंस जो होता है वो एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है। ये याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। ये एन क्या है? एन क्या है? हाँ, नंबर ऑफ लेंथ है, उस कंडक्टर का लेंथ है, उस वायर का लेंथ कि कितना कितना गुना बढ़ा रहे हो, कितना गुना घटा रहे हो। जैसे यहाँ 4 गुना बढ़ाए हो, 4 गुना क्या करे हो? बढ़ाए हो, तो रखो 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, कितना आया? 16 आर। यानी ये सब तुमको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब वायर सेम रहेगा, उसी वायर को, वायर जब सेम रहेगा तब। हाँ, उसी वायर को खींचो या उसी वायर को कंप्रेस करो, तब ये आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर होगा। समझ में आया ना? और एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एन का फॉर्मूला होगा फाइनल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ, ये तो होगा। अब यहाँ से देखो कितना आएगा लेंथ। अरे फाइनल लेंथ कितना तुम रखे हो? 4 गुना, और इनिशियल लेंथ कितना रखे हो? एल रखे हो, तो 4L बटे एल, यानी एल एल मर जाएगा तो 4 ही तो आया, तो एन के प्लेस पे 4 ही तो रखे हो। एन समझ में आया क्या हुआ? एन फाइनल लेंथ अपान इनिशियल लेंथ होगा। क्लियर हुआ बात एकदम बढ़िया से? तो इस पे भी तुम आसानी से सवाल को लगा सकते हो। आर डैश बराबर जो नया रेजिस्टेंस बनता है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर बनता है। क्लियर हुआ एकदम? हाँ, तो ये ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हो। लेकिन ये चीज कब लगेगा? जब वायर सेम रहेगा, उसी वायर को घटाओगे बढ़ाओगे, यानी वॉल्यूम कंजर्व रहेगा ना। ठीक है, इसको नोट कर लो, आसान सवाल था, इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूँ। समझ में आया ना? तो ये हेड के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा है, तो इस पे रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ से रेजिस्टिविटी भी पूछ सकता था, या रेजिस्टेंस पूछा तो रेजिस्टेंस पे एक सवाल हुआ। अब मोबिलिटी पे एक सवाल करवा देता हूँ। मतलब आसान सवाल पूछते हैं, इसके बोर्ड में भी आसान सवाल इसका रहता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता। मिटाऊं? ठीक है, अब मैं एक सवाल और करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसको लगा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। अब बाकी अभी मैं हिंदी को पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड को, तो यूपी बोर्ड वाला सवाल हिंदी में रहेगा। बाकी जब अलग लेक्चर अपलोड करूंगा सीबीएसई का, हिंदी मतलब इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन वोश्चन सब, तो उसका भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। टाइम जब मिलेगा तो उसका भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, बाकी सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में रहेगा, थोड़ा यही दिक्कत रहता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीन पे लगा देता हूँ, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी भाई। हाँ,
सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात करना है, यानी सीधा सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीटी ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है देखो, यानी लेंथ दे रखा है, एल दे रखा है, एल कितना 1.2 मीटर, और क्या दिया है, और दिया है वी, दिया है वी, दिया 24 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। और क्या दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया है, बीडी कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है ना। मोबिलिटी पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है, गतिशीलता पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता पूछ रहा है, तो म्यू निकाल लो। म्यू बराबर बीडी बटे क्या रखे थे, ई रखे थे ना, वैल्यू उठा करके रख लो। अब ई के देखो, वी के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 × 10⁻⁴ ई के बोल्ट पर देखो बी बटे एल होता है ना, तो बी रख लोगे। अरे यार ये फॉर्मूला बी डी बटे ई, बी बटे एल रख सकते कि नहीं रख सकते, अभी उठा करके रखो। बी कितना है तुम्हारा 24 बटे एल कितना है तुम्हारा 1.2। समझ में आ रहा ना। तो इसके नीचे सबसे ऊपर भाग करके जाएगा, तो 1.2 × 10 5 × 10⁻⁴ अपान का 24, पॉइंट गायब करो, नीचे 10 आएगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 20 हो जाएगा, 5 × 5, 5 4 जा, ये हो जाएगा ना। यानी ये कितना आया तुम्हारा 0.25 × 10⁻⁴, ये इसको 2.5 × 10⁻। जब पॉइंट को यहाँ ले गए तो देखो यहाँ पॉइंट को ले गए किस कंडीशन पे, गुणा करने पर ना, तो डिवीजन करेंगे। देखो अरे भाई इस पॉइंट को यहाँ लाए तो 10 का गुणा करे हो ना, तो 10 से डिवीजन भी करना पड़ेगा, 10⁻ कितना हो जाएगा ये बताओ, -5 हो जाएगा ना। क्या निकाले थे, म्यू निकाले थे। इसका यूनिट वगैरह जानते हो ना, मीटर स्क्वायर पर क्या होगा, वोल्ट सेकंड होगा, होगा ना, वोल्ट सेकंड। ठीक, ये म्यू होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। हाँ इसको नोट कर लो, नोट करो जल्दी से इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिए ना। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लेने वाले थे, बढ़िया क्वेश्चन नहीं था वो, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में कभी करेंगे, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा है, लाइटिंग का कुछ इशू है ना, तो उस पर हम लोग इसी पे इस लेक्चर को रोक देते हैं। ओके ठीक है, ओके डन।